Now we are going to see the graphical presentation of these methods. ये जो ग्राफ मैंने अभी तीनों बनाए हैं ये प्लॉट किए हैं मैंने on the basis of the question that we have just solved. So सबसे पहले यहाँ पे straight line method का यहाँ पे आपके पास ग्राफ given है and you can see that this is a straight line. क्यों? क्योंकि हमारे पास 40,000 1 2 3 4 हर साल में 40,000 है. So same depreciation expense, straight line. Then second here we have unit activity method. You can see here इसका ग्राफ हमारा यहाँ पे चेंज हो रहा है एज पर यूनिट्स. डिफरेंट पूरा ग्राफ है. देयर इज नो सीक्वेंस, कोई एक पैटर्न नहीं है इसका. इट्स अ रैंडम ग्राफ डिपेंडिंग ऑन दी एक्टिविटीज यूनिट्स एक्चुअली जो भी उसमें हमारे कंज्यूम हुए हैं या यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं. देन थर्ड इज डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड. यू कैन सी ये हमारा डिक्लाइन है. इसमें एक पैटर्न है और पैटर्न क्या है? पैटर्न था कि वो ट्वाइस डिक्लाइन हो रहा है. एंड अगर हम देखें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है इसकी बिल्कुल जो कि डाउनवर्ड है. ठीक है, देयर इज अ डिक्लाइनिंग पैटर्न. दैट डिक्लाइनिंग पैटर्न इज विद रिस्पेक्ट टू डबल फैक्टर. अब हम यहाँ पे देखते हैं हाउ दिस मेथड्स अफेक्ट ऑन योर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट. Now let's see how these methods, mainly we will talk about the straight line and declining, how they are going to affect your financial statements. So सबसे पहले तो अगर हम देखें इसी ग्राफ की बेसिस पे हम बोलते हैं ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस. वी कैन सी एक मिनट यहाँ पे अगर आप देखें तो स्ट्रेट लाइन में आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कांस्टेंट है. ठीक है, और जबकि अगर मैं देखूं डबल डिक्लाइनिंग में मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है? शुरू के सालों में मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा है एंड देन बाकी अगले सालों में मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है? कम हो रहा है. ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अंदर जो भी कंपनीज स्ट्रेट लाइन फॉलो करती हैं दे रिपोर्ट हायर प्रॉफिट्स इन द इनिशियल ईयर्स. हायर प्रॉफिट क्यों रिपोर्ट कर रही हैं? क्योंकि एक्सपेंस उनका कम 40,000 एक्सपेंस तो प्रॉफिट उनका हाई होगा. अगर वही कंपनी डबल डिक्लाइनिंग अप्लाई कर दे तो उसका एक्सपेंस कितने से बढ़ जाएगा? 44 से उसका एक्सपेंस बढ़ जाएगा. क्यों? पहले स्ट्रेट लाइन में 40 है और डबल डिक्लाइनिंग में क्या है? 84. क्वेश्चन सेम था ना, सेम ही कंपनी की एग्जांपल दी हुई थी. सो अगर यही कंपनी अगर हम देखें कि ये कंपनी अगर हम देखें कि किस तरह से इन दो अप्रोचेस को यूज करते हुए किस तरह से हमारी चेंजेस होंगे. सो यहाँ पे अगर हम देखें अगर वो स्ट्रेट लाइन यूज करती तो उसका एक्सपेंस सिर्फ 40,000 रिपोर्ट होता और अगर वो डबल डिक्लाइनिंग यूज करती तो पहले साल उसका एक्सपेंस कितना रिपोर्ट होता? 84,000. जब एक्सपेंस ज्यादा रिपोर्ट होगा तो आपके प्रॉफिट्स क्या होंगे? कम होंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊं, ये कंपनी थी, ये बस कंपनी थी. सिंस हम कह रहे हैं कि रेवेन्यू तो कांस्टेंट है क्योंकि हम सिर्फ मेथड चेंज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का. सो फॉर एग्जांपल जस्ट अज्यूम द रेवेन्यू इज 500,000. ठीक है, अच्छा ये है स्ट्रेट लाइन मेथड जब यूज कर रहे हैं और ये है जब डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड यूज कर रहे हैं. सो रेवेन्यू इज कांस्टेंट इन बोथ द कंडीशंस, राइट, क्योंकि हम सिर्फ मेथड देख रहे हैं. अब हम देखते हैं कि जी हम इसमें से एक्सपेंसेस लेस कर रहे हैं. एक्सपेंसेस आपने इसमें से लेस कर दिए. ठीक है, अब अज्यूम करें कि जी जो इसमें बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे वो थे 40,000 एंड बाकी हमने इसमें ऐड करना है अपना डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस. ठीक है, 40,000 आर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड वी हैव टू ऐड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस. 40,000 ऑपरेटिंग और अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते तो स्ट्रेट लाइन में पहले साल मेरे क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है? 40,000. आप देखें चारों सालों में कांस्टेंट एक ही है. सो 40 प्लस 40 गिव्स मी 80,000. सिमिलरली अगर मैं डबल डिक्लाइनिंग पे करती, डबल डिक्लाइनिंग में मेरा पहले साल में कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज हो रहा है? 84,000. सो 84 प्लस 40 गिव्स मी 124,000. अब अगर मैं यहाँ पे देखूं कि एंड में मेरे पास नेट प्रॉफिट है, नेट इनकम कितनी बच गई है? सो लेट्स सी. सो हियर वी हैव द प्रॉफिट ऑफ 420,000 अंडर स्ट्रेट लाइन and 376,000 under declining balance method. By the way रेवेन्यू और हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस किए हैं तो हमें सबसे पहले मिला यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट. साथ ही साथ हम यहाँ पे मजीद चीजें भी डिस्कस कर लेते हैं. अब इसमें से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम टैक्स लेस करते हैं और मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था टैक्स किस पे अप्लाई होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे
पे अप्लाई होता है। लेट्स अज्यूम 30% इज द टैक्स रेट, जो कि किस पे अप्लाई हो रहा है, आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। सो हम दोनों पे अप्लाई करके देखते हैं कितना कितना टैक्स हमारा एक्सपेंस बनेगा। सो टैक्स अंडर स्ट्रेट लाइन वुड बी 126,000 एंड अंडर डिक्लाइनिंग इट वुड बी 112,800। अब हमें एंड में मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। लेट्स सी हमारा नेट प्रॉफिट कितना है। सो यस, अंडर स्ट्रेट लाइन नेट प्रॉफिट वुड बी 294,000 एंड अंडर डबल डिक्लाइनिंग इट वुड बी 263,200। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट पे आपके क्या इफेक्ट आता है। अंडर स्ट्रेट लाइन आपके इनिशियल ईयर्स में आपका जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो कम होता है अंडर स्ट्रेट लाइन, और डिक्लाइनिंग में ज्यादा होता है। सो इनिशियल ईयर्स के अंदर जब भी आपकी इनकम स्टेटमेंट बनेगी, आप देखेंगे कि आपके प्रॉफिट्स अंडर स्ट्रेट लाइन ज्यादा हैं एंड अंडर डिक्लाइनिंग दे आर लेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वी कैन सी द डिफरेंस। देन अगेन अगर हम नेट प्रॉफिट भी देखें, नेट प्रॉफिट अंडर स्ट्रेट लाइन इट्स मोर देन दी डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। अब यहाँ पे हम देखते हैं टैक्स। टैक्स अगर हम देखें, टैक्स डिक्लाइनिंग में हमारा कम है और जबकि स्ट्रेट लाइन में ज्यादा है। अगेन वाई टैक्स क्यों कम है हमारा और क्यों वहां पे ज्यादा है? प्रॉफिट पे आपके टैक्स लगता है, जितना प्रॉफिट ज्यादा उतना टैक्स ज्यादा। अगर प्रॉफिट कम है तो टैक्स उस कंडीशन में आपका कम हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। सो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के ज्यादा या कम होने से आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं आता। यस, आपके प्रॉफिट्स ज्यादा या कम शो हो रहे होते हैं, लेकिन अगर वैसे हम देखें जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होती है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पे इसके कोई आपके इफेक्ट नहीं आता। जस्ट वो प्रॉफिट्स आपके वहां पे जो शो होते हैं वो आपके ज्यादा या कम शो हो रहे होते हैं। बाकी स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं आता। और शुरू के सालों में आपके जो स्ट्रेट लाइन मेथड है उसमें आपके प्रॉफिट ज्यादा शो होते हैं, हायर शो होते हैं। क्यों हायर शो होते हैं? द रीजन इज क्योंकि उसमें आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक कांस्टेंट और वो कम होता है, और डबल डिक्लाइनिंग क्योंकि डबल दी 40,000। तो जब आप डबल कर रहे हैं तो आपका ऑब्वियसली शुरू के सालों में एक्सपेंस ज्यादा है तो आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यूजुअली जब कंपनीज डिक्लाइनिंग फॉलो करती हैं या अडॉप्ट करती हैं, वो क्यों अडॉप्ट करती हैं? फॉर टैक्स पर्पसेस एक्चुअली। सो जो इन दोनों मेथड्स में अगर हम देखेंगे फायदा किस चीज में हो रहा है, वो आपको टैक्स पर्पसेस में फायदा हो रहा है। अगर आप डिक्लाइनिंग फॉलो कर रहे हैं देन यू हैव टू पे लेस टैक्सेस। वाई? क्यों लेस टैक्स आपको पे करना है इनिशियल ईयर्स में? इसलिए करना है क्योंकि आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा चार्ज हो रहा है। जब एक्सपेंस ज्यादा चार्ज हो रहा है, प्रॉफिट कम शो हो रहे हैं, कम प्रॉफिट पे जब टैक्स लगेगा देन टैक्स वुड बी लो। So यहाँ पे the companies that follow declining they follow it mainly for the tax purposes to get this tax shield or tax benefit. जिस तरह हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लीफो का लास्ट इन फर्स्ट आउट इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, कि लीफो भी यूजुअली कंपनीज इसलिए प्रैक्टिस कर रही होती हैं फॉर टैक्स रिपोर्टिंग या टैक्स पर्पसेस के लिए। सो सिमिलर केसेस विद डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, अगर इसी के साथ साथ अगर हम देखें कि हमारी बैलेंस शीट किस तरह से इफेक्ट करती है, बैलेंस शीट किस तरह से इसमें इफेक्ट करती है आपकी, कि स्ट्रेट लाइन के अंदर शुरू के सालों में जो आपकी बुक वैल्यू है एसेट की वो ज्यादा रिपोर्ट होती है, हायर होती है देन द बुक वैल्यू रिपोर्टेड अंडर डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ये हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमने यहाँ पे टेबल्स बनाए थे। लेट मी शो यू। ये आपका स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे नीचे हमारे पास डिक्लाइनिंग है। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, पहले साल के अंदर अगर आप देखें आपकी एंडिंग बुक वैल्यू कितनी है 128,000, जबकि डिक्लाइनिंग में कितनी है 84,000। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनिशियल ईयर्स के अंदर, बल्कि ओवरऑल जितने भी साल होते हैं आपके, बैलेंस शीट पे इसका इफेक्ट किस तरह से होता है कि स्ट्रेट लाइन में आपका जो एसेट है उसकी बुक वैल्यू हायर रिपोर्ट होती है देन द बुक वैल्यू रिपोर्टेड अंडर डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। जब हायर रिपोर्ट होगी वहां पे एसेट की वैल्यू, तो ऑब्वियसली आपके एसेट्स की जो ओवरऑल वैल्यूएशन है वो ज्यादा शो हो रही होगी। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस एंड दिस इज हाउ योर बैलेंस शीट इज इफेक्टेड बाय डिप्रिसिएशन मेथड, जो भी आप मेथड चूज करते हैं। इन दी एंड एक और मैं आपसे सिर्फ इसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगी केसेस का, दैट इज कि कभी कभी हमारी जो यूजफुल लाइफ है वो हम रिवाइज भी करते हैं। आपकी कभी कभी यूजफुल लाइफ रिवाइज हो सकती है।
यानी फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा एक एसेट की यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है, सो बीच में किसी भी पीरियड में किसी भी ईयर में मैं ये कह सकती हूँ कि इसकी यूजफुल लाइफ मजीद इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, अब उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में किस तरह से हम जब यूजफुल लाइफ हम चेंज करते हैं तो किस तरह से हमें तमाम कैलकुलेशंस को चेंज करना होता है। लेट्स टेक अ सिनेरियो, assume a company acquires the asset at a cost of 10,000 and it has a useful life of 5 years. अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंगली देखूं, अच्छा इसकी बाय द वे कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, ठीक है, नो रेजिडुअल वैल्यू। नाउ लेट्स कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। मेरे पास टोटल कॉस्ट है, कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है तो जीरो हो गई। अगर मुझे पहले डेप्रिशिएबल कॉस्ट मालूम करनी हो क्या आएगी, 10,000 माइनस जीरो गिव्स मी 10,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए मुझे क्या करना होगा, इस डेप्रिशिएबल कॉस्ट को डिवाइड करना होगा बाय यूजफुल लाइफ व्हिच इज 5 इयर्स। सो ईच ईयर माय डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विल बी 2,000 पर ईयर। नाउ अज्यूम कि आपने 3 साल तक इसकी डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंस था आपने इसका चार्ज कर लिया है, ठीक है, 5 साल है, 3 साल तक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करने का मतलब है कि जो टोटल डेप्रिसिएशन अभी तक मैंने चार्ज किया है, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, बाय द एंड ऑफ 3rd ईयर दैट वुड बी 6,000, क्योंकि 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इयर्स गिव्स मी 6,000। ठीक है, सो यानी अगर 3 साल के एंड तक मेरा जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी तक है वो 6,000 है, तो मेरी एवरेज बुक वैल्यू क्या होगी उस टाइम पे, एंडिंग बुक वैल्यू भी 4,000। 4,000 क्यों, क्योंकि टोटल कॉस्ट कितनी थी 10,000, 10,000 माइनस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिव्स मी एंडिंग बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। 10,000 माइनस 6,000 गिव्स मी 4,000। अब हम अज्यूम करते हैं कि एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर आपकी कंपनी कहती है कि 3rd ईयर के एंड से लेके अभी इस जो एसेट की यूजफुल लाइफ है वो 5 इयर्स तक अभी भी है, यानी 3rd ईयर के एंड से कंपनी एस्टिमेट कर रही है कि अभी भी इसकी यूजफुल लाइफ 5 इयर्स तक है, जबकि शुरू में उन्होंने कहा कि आप क्या कहा था कि 5 इयर्स इसकी यूजफुल लाइफ है, उस 5 इयर्स में से 3 इयर्स गुजर गए। अब 3 इयर्स के एंड में कंपनी कह रही है कि अभी भी इसके अंदर 5 इयर्स की यूजफुल लाइफ है। 5 माइनस 3, पहले यहां से 2 बचे और मजीद ये कह रहे हैं कि 3 इयर्स मजीद इसकी लाइफ एक्सटेंड हो जाएगी, तो 3 + 2 5 इयर्स। ठीक है, अब यहां पे जब ये कह रहे हैं कि जी इसकी अभी भी 5 इयर्स की लाइफ हमारे पास बचती है, अब यहां पे इसको मैं डेप्रिसिएशन किस तरह से एस्टिमेट करूंगी, हम यहां पे देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे पता है एंडिंग बुक वैल्यू 4,000। दिस एंडिंग बुक वैल्यू इज एक्चुअली द अनडेप्रिशिएटेड कॉस्ट एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। This ending book value at the end of 3rd year is actually the undepreciated cost at the end of 3rd year। क्योंकि एंडिंग बुक वैल्यू 4,000 का मतलब क्या था कि ये अभी वैल्यू इसकी बच गई, अभी इसकी वर्थ बच गई है और ये इतने से अभी मशीनरी डेप्रिशिएट नहीं हुई, जो डेप्रिशिएट नहीं हुई दैट इज अनडेप्रिशिएटेड। अब हमने जो रिवाइज एस्टिमेट किए हैं यूजफुल लाइफ वो कितनी है, रिवाइज्ड एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट कितनी है 5 इयर्स। हमने कहा ना कि 3rd ईयर के एंड से लेके अभी भी इसकी 5 इयर्स की लाइफ बचती है, हमने ये कहा था। ठीक है, सो यानी जब हम कह रहे हैं कि 5 इयर्स की लाइफ इसकी अभी भी मजीद बचती है 3rd ईयर के एंड से, सो यहाँ पे रिवाइज एस्टिमेटेड लाइफ कितनी आ गई 5 इयर्स आ गई। अब अगर मैं निकालूं कि मेरा डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कितना होगा, रिवाइज्ड अमाउंट ऑफ
depreciation expense per year. Again, कितनी है अनडेप्रिशिएटेड कॉस्ट? 5000, यानी ये है जो अभी डेप्रिशिएट होनी है। कितनी उसकी लाइफ है? 5 years। 5000 डिवाइड बाय 5 years gives me 800 per year. So this is how we are going to revise or re-estimate the depreciation expense in case कभी ऐसा हो जाए कि आपकी यूजफुल लाइफ एक्सटेंड हो जाए। यूजुअली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि मैम कौन सा मेथड है जो ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, सिंस यू सेड के ये दोनों हैं जो ज़्यादा प्रैक्टिस किए जाते हैं। बट अगर हम देखें कि जितने भी फाइनेंशियल सर्विस हुए हैं कंपनीज के, तो उनके हिसाब से जो सबसे ज़्यादा कंपनीज मेथड प्रैक्टिस करती हैं अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। सो स्ट्रेट लाइन मेथड सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किया जाता है।